जय हिंद साथियों। श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस मॉक टेस्ट 509। स्टार्ट करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 4620 is to be paid back in two equal annual installments. How much is each installment if the interest is compounded annually at 10% per annum? देखिए, प्रिंसिपल जो है ये हमें गिवन है 4620। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है 10%, और टाइम जो है ये हमें गिवन है 2 ईयर्स। यहाँ से हमें इंस्टॉलमेंट जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इंस्टॉलमेंट किस तरीके से आएगी, देखिए इधर ध्यान से सभी। देखिए, इसके लिए काफ़ी मेथड्स हैं। एक मेथड ये भी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम रिजल्ट लिखें तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, पहले आप ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है 10, पहले आप इसे लिखें और डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड करके लिखें। तो 10 और 1 11। इसके बाद मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करें 21 आएगा यहाँ पर, और डिवाइड बाय ये 11 एज इट इज़ यहाँ पर, और मल्टीप्लाई विद इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए इधर इसमें वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल जो है वो है 4620 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 210 है, डिवाइड बाय कितना है 121 इंटू आई। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका ये कितने गुना है, 0 से 0 कैंसिल, 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42। ठीक है, तो यहाँ से आई जो है ये किसके बराबर आ गया, 22 गुना 121 के बराबर आ गया। क्लियर है? तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 एकम 22, 2 22 दूनी 44 और 2 46, 4 और 22 और 4 26, 2662, ये हमारा आंसर आ जाए। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इधर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल बाइज 12 टॉयज, इसने 12 खिलौने खरीदे, उनका सेम सेलिंग प्राइस था, उसमें से 8 जो है वो 20% के डिस्काउंट पर, और जो बाकी 4 हैं उस पर एडिशनल 25% डिस्काउंट। एडिशनल 25% का डिस्काउंट है कि का मतलब है कि 20 तो पहले था ही और साथ में 25 का और आ गया, तो 20 + 25 और माइनस में 20 गुना 25 और बटे 100। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 45 - 5, ये 40% का ये वाला डिस्काउंट हो गया। क्लियर है? यानी कि 12 खिलौने हैं, उनमें से जो 8 खिलौने हैं वो 20% के डिस्काउंट पर, और बाकी जो 4 हैं वो 40% के डिस्काउंट पर। क्लियर है? तो देखिए 8 जो हैं 20% के, बाकी 4 40% के डिस्काउंट पर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसे हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, देखिए इसे सिंप्लीफाई करके, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 2 पर 20% और 1 पर 40%, ये 40% ये हो गया और 40% ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल जो है वो 80% हो गया। ठीक है, टोटल जो है वो कितना आ गया, 2 पर 20% यानी कि 40 हो गया, और 1 पर 40 यानी कि 40, तो 40 और 40 80% हो गया, कितने पर, 3 पर, यानी कि ओवरऑल जो डिस्काउंट आ गया वो ये आ गया 80% डिवाइड बाय 3। ठीक है, इससे अगर ये हमारे पास ये मार्केट प्राइस होगा और ये क्या होगा, डिस्काउंट। क्लियर? फिर 10 ही गेट्स टोटल ऑफ 211। ठीक है, तो इतने रुपए उसको मिले हैं इस तरीके से, एंड मेक्स ए 10% प्रॉफिट विद नो डिस्काउंट, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन। अगर ये कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है तो उसके इसमें से कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए इधर इसे जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 10% का हुआ है, तो यहाँ से अगर हम सीपी कैलकुलेट करें तो 10 आएगा, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें तो 11 आएगा, 10% प्रॉफिट, तो 10 से 11। और अगर हम इससे देखें तो अगर मार्क प्राइस 15 है और 4 का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस यहाँ से भी 11 ही आ जाएगा, तो मार्क प्राइस जो है वो कितना आ गया, मार्क प्राइस जो है वो 15 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, 10 11 और 15। ठीक है, इसमें से हमें इसकी तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी ज़रूरत है, तो इसको हटा ही लेते हैं बीच में से। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से सीपी और मार्क प्राइस जो है वो कितना आ गया, 10 और 15 आ गया। अब हमें कहा गया कि अगर वो डिस्काउंट ना दे, तो देखिए अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो मार्क प्राइस पर ही बेचेगा, अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा तो जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब
अगर 10 में खरीदा और 15 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हो गया अभी? 5 का हो गया। और वो किस पर कैलकुलेट होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 50%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। हम्म, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 230 किलोमीटर। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 230 किलोमीटर है। ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस अ मोटर बाइक ब्रेक्स डाउन एंड देन इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये है मान लीजिए ए और यहाँ पर है मान लीजिए बी। ठीक है। हमें गिवन है कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 230 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 230 किलोमीटर। क्लियर है। फिर हमें गिवन है कि कुछ दूरी चलने के बाद फिर वहाँ पर क्या होता है कि वजह से इसकी स्पीड जो है वो 3/4 हो जाती है। मान लेते हैं ब्रेकडाउन जो है वो यहाँ पर होता है। ठीक है। तो इसके बाद इसकी स्पीड जो है वो 3/4 हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर स्पीड पहले 4 थी तो अब 3 हो जाती है। तो टाइम जो है पहले अगर 3 लग रहा था तो अब 4 लगे। ठीक है। ये हमारे पास इनकी रेशो आ गई। अब हमें क्या गिवन है? ये 1 घंटा लेट हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है। एंड रीचेज 1 आवर लेट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 आवर लेट, 1 घंटा लेट हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले टाइम 3 लग रहा था अब 4 लग रहा है। इसका मतलब एक ज़्यादा लग रहा है। और हमें कितना गिवन है? 1 घंटा ज़्यादा। तो एक की वैल्यू जो है वो 1 घंटा है, तो 3 की वैल्यू 3 घंटे आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी? इसका मतलब यहाँ से आगे कितना टाइम लगेगा? यहाँ से आगे 3 घंटे लगेंगे अगर ओरिजिनल पे जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगर वो ब्रेकडाउन यहाँ पर ना होता, यहाँ से वो 30 किलोमीटर और आगे जा चुका होता। ठीक है। मान लेते हैं वो जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ पर होता 30 किलोमीटर आगे। ठीक है। अगर वो ब्रेकडाउन 30 किलोमीटर आगे होता तो फिर से होना तो यही था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकडाउन होता तो इसके बाद फिर से स्पीड क्या होती? 3/4 हो जाती। यानी कि अगर 4 से 3 होती तो फिर टाइम 3 से 4 होता। और इस बार वो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि अगर पहले वो 1 घंटा लेट हो रहा था तो अब 12 मिनट पहले, यानी कि अब वो सिर्फ 48 मिनट लेट। क्लियर है। 48 मिनट लेट होने का मतलब है 48/60। अगर हम आवर्स में बदलें यानी कि 48/60 का मतलब है कि 4/5 घंटे लेट हुआ इस बार। क्लियर। तो इस बार जो एक की वैल्यू होगी, ये जो एक की वैल्यू होगी वो 4/5 के बराबर होगी। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 3 × 4/5, यानी कि 12/5 आ जाएगी इस बार। इस बार ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी? 12/5 आ जाएगी। क्लियर है। यानी कि अब जो टाइम लगेगा यहाँ से आगे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? वो 12/5 घंटे का लगेगा। क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो टाइम लगा है वो 3 घंटे का लगा है। यहाँ तक टाइम लगा है 12/5 का। तो अगर हम इसमें से ये वाला टाइम घटा दें तो ये टाइम आ जाएगा जिस टाइम में ये 30 किलोमीटर कवर किया गया था। तो अगर मैं 3 में से 12/5 घटाता हूँ तो 3 - 12/5 यानी कि 3/5 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 30 किलोमीटर है ये कितनी देर में कवर हुआ है? ये 3/5 घंटे में कवर हुआ है। यहाँ से हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी। अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी? अगर 30 किलोमीटर जो है अगर वो 3/5 घंटे में कवर हुआ है तो 3/5 यानी कि स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। तो ये इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अब 50 किलोमीटर पर आवर जो है वैसे तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। या फिर जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो भी हम सोल्व कर ही लेते हैं। तो देखिए इधर दूसरा इसमें क्या पूछा गया है? फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच द बाइक ब्रोक डाउन। तो आपको बताना है कि जहाँ पर वो ब्रेक डाउन हुई है तो डिस्टेंस भी बतानी है आपको। तो डिस्टेंस देखिए कैसे कैलकुलेट होगी, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ से आगे अगर 3 घंटे लगे तो ये वाला कितना बच गया? ये वाला बच गया 230 और माइनस में 1.5। इसका मतलब ये कितना आ गया? 80 किलोमीटर। यानी कि 80 किलोमीटर के बाद ब्रेक डाउन हुआ था। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर।
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैंक has been filled up with water through two pipes. The first pipe having been opened 5 hours longer than the second. If the first pipe was open as long as the second and the second pipe was open as long as the first pipe was open, then the first pipe would deliver 8 by 7 the amount of water delivered by the second pipe. If the two pipes were open simultaneously, the tank would be filled in 9 hours. Then how long was the second pipe open? देखिए यहाँ पर 9 आवर्स है, इधर 19 घंटे है। ठीक है, 19 ही कर लेते हैं इसको, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है 19 आवर्स। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो कैसे होगा, देखिए इधर 475 लीटर जो है, अगर ये दोनों मिलकर भरते हैं तो ये उसे 19 घंटे में भर देते हैं। इसका मतलब 19 दूनी 38 और 19 पंजे 95, यानी कि 25 लीटर पर आवर ये दोनों मिलकर, मान लेते हैं दोनों पाइप्स जो है वो ए और बी। ठीक है, तो इन दोनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है ए प्लस बी की, वो कितनी है, 25 लीटर पर आवर। ये इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है। क्लियर। इसके बाद अब हमें गिवन है कि जो पहला पाइप है वो दूसरे पाइप से 5 घंटे ज्यादा ओपन रहा है। ठीक है, जो पहला पाइप है ये 5 घंटे ज्यादा ओपन रहा है, यानी कि ए जो है वो 20। मतलब है कि ए जो है वो 20 से 5 घंटे ज्यादा ओपन रहा है। ठीक है, फिर देन द फर्स्ट पाइप वुड डिलीवर 8 by 7 द अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर्ड बाय द सेकंड पाइप। ठीक है, तो जो पहला पाइप है वो 8 by 7 जो है वो डिलीवर करता है देन द सेकंड पाइप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए और बी, अगर मान लीजिए ये 7 लीटर जो है उसमें डालता है, तो ये कितना डालेगा, ये 8 लीटर जो है वो उस टैंक में डालेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इनकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी है ये हमें पता है 25 है। अगर हम इस 25 को इस रेशो में डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइड बाई 8 और 7 15 और मल्टीप्लाई बाय 8। इधर अगर हमारे पास वैल्यू देखें तो ये कितनी आएगी, 25/15 और मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, जब आप इससे सोल्व करेंगे ये आ गया 5 3 15 और 5 5 25, इसका मतलब 40/3 तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 5 3 15 और 5 5 25, इसका मतलब 35/3 यहाँ से आ जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 75/3 हो जाएगा, जो कि 25 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब वो जो 25 लीटर एक घंटे में दोनों मिलकर भर रहे हैं, उस 25 लीटर में से एक जो है वो कितना भर रहा है, वो भर रहा है 40/3 लीटर पर आवर। बी कितना भर रहा है, 35/3 लीटर पर आवर। क्लियर, ये हमें गिवन है। अब हमें गिवन है कि ए जो है उसने बी से 5 घंटे ज्यादा, बी से 5 घंटे ज्यादा के लिए चला है। तो आपको बताना है कि जो सेकंड पाइप है यानी कि जो बी है वो कितनी देर के लिए चला है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बी कैसे, अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कि जो सेकंड पाइप है वो कितने समय के लिए ओपन रहा है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए इधर, अब पाइप ए जो है वो 1 घंटे में 40/3 लीटर भर देता है। ठीक है, पाइप ए जो है वो 40/3 लीटर भर देता है 1 घंटे में। और मान लेते हैं ये जो है ये x+5 के लिए चला है। ठीक है, जितने देर में, जितने टाइम के लिए बी चला है उससे 5 घंटे ज़्यादा, प्लस में बी जो है वो 35/3 लीटर भर देता है 1 घंटे में, और ये मान लेते हैं एक्स घंटे के लिए चला है। तो इस तरीके से टोटल वो 475 लीटर जो है वो इस तरीके से भरा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 40/3 और 35/3, ये तो 75/3 ही आएगा, यानी कि 25 आ जाएगा। तो 25x तो ये आ गया। ठीक है,
बराबर किसके आ गया अभी 475, और इसमें से माइनस क्या करेंगे 40 बटा यानी कि 200/3 जो है ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये आ गया 12 और ये 225। ठीक है, तो 3×5 = 15, 1 3 7 21 और 1 22, 2 और 3 चौक 12 और 2 14, माइनस में 200। ठीक है, डिवाइड बाय 3, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1225/3, और ये किसकी वैल्यू आई है 25x की वैल्यू आई है। ठीक है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 25 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 25 चौका 100 और 25 नमा 225, तो लगभग जो है वो 16 से ही 1/3 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 16 के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग 16 के बराबर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो सेकंड पाइप है वो लगभग 16 घंटे के लिए ओपन रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि चला है तो आप इसको इस एफिशिएंसी से 5 घंटे चलाते तो 200/3 आता, वही 200/3 आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते, वो भी वही लास्ट में इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, फिर जो बच गया उसे आप कंबाइंड एफिशिएंसी से यानी कि 25 की एफिशिएंसी से फिल करा देते। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल। देखिए कौन सा ग्रुप जो है वो इसमें ज़्यादा वेरिएबल होगा। इसके लिए अगर आप वेरिएबिलिटी चेक करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इस तरीके से आपको इस वाले ग्रुप का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस वाले ग्रुप का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जिसका जो कॉफिशिएंट वेरिएशन जो है वो ज़्यादा होगा वही ज़्यादा वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो जाएगा, तो आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मेथड क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। मेथड ये है कि आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर लें, और वो किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इस ग्रुप का अलग से निकालना पड़ेगा, इस ग्रुप का अलग से निकालना पड़ेगा। अब जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबल होगा, जिसका कम होगा वो कम वेरिएबल होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनबायस्ड कॉइन इज टोस्ड until the first head appears और until 4 tosses are completed। जब तक कि पहला हेड हो जाते हैं। ठीक है, विच एवर हैपन्स अर्लियर, जो भी पहले होगा वो। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट नो हेड इज ऑब्जर्व्ड इन 1/16। जब आपने पहला टॉस किया तो ये हो सकता है कि टेल आ जाए। ठीक है, हेड ना आए तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे में भी हेड ना आए 1/2, तीसरे में भी हेड ना आए 1/2, चौथे में भी हेड ना आए 1/2, यानी कि कितना आ गया 1/16। तो हेड ना आने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 1/16 है, तो पहली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट एंड्स विद द 3 टॉसेस इज, 3 टॉस में एक्सपेरिमेंट जो है वो एंड हो जाए, इसका मतलब ये है कि तीसरे टॉस में ज़रूर हेड आया होगा, क्योंकि जब पहला हेड आ जाएगा तभी टॉस, तभी वो जो एक्सपेरिमेंट है एंड हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि पहले टेल आया हो, फिर टेल आया हो, और फिर तीसरे नंबर पर हेड आ गया हो। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो कितना आ गया अभी 1/8 आ गया। क्लियर है, इसका मतलब ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा n is a natural number which is less than 1000 and also multiple of 5 and leaves a remainder when 2 and 3 n leaves remainder 2 and 3 when successively divided by 7 and 8। देखिए जब 7 और 8 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आते हैं वो 2 और 3 आते हैं। ठीक है, तो अगर हम वो नंबर कैलकुलेट करें तो वो नंबर जो है वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करें फिर प्लस में ये वैल्यू कर दें, कितना आएगा 3 7 21 और 2 23, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, कितना आएगा 56। तो 56 इंटू कोशेंट और प्लस में 23, ये वो जनरल फॉर्म आ चुकी है उस नंबर की, वो जो नंबर होगा वो इस फॉर्म। अब हमें क्या बता,
से डिवाइड करेंगे तो 55 तो हो जाएगा, एक बचेगा यानी कि क्यू, प्लस 23 में से 20 तो हो जाएगा तो एक बचेगा यानी कि 3। ठीक है, अब इसको 5 से भाग कराने के लिए हम यहाँ पर इस क्यू की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 और 3 5 हो जाएगा 5 से भाग। अगर मैं यहाँ पर 7 रखूंगा तो 7 और 3 10 तब भी हो जाएगा, यानी कि 5 के गैप पर रखना पड़ेगा। तो अब अगर हम 12 रखेंगे, फिर अगर हम 17 रखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो नंबर है वो ये है, हमें इसमें वैल्यू रखनी है क्यू की, और ये ध्यान रखना है कि नंबर जो है वो 1000 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो ये नंबर 1000 से छोटा आएगा, 7 रखते हैं तब भी छोटा आएगा, 12 रखते हैं 12 पंजे 60 तब भी छोटा ही रहेगा, 7 17 6 102 17 पंजे 85 तब भी छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर आप इससे आगे कोई वैल्यू रखेंगे तो ये 1000 से बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन आर पॉसिबल, ओनली 4 वैल्यूज, क्योंकि ये 4 वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे 4 अलग अलग नंबर निकल कर आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं ओनली 4 वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक है, कितनी वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ 4 वैल्यू जो है वो पॉसिबल हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड टेन टू थीटा। ठीक है, क्योंकि 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो 10 2 थीटा के बराबर होता है। यहाँ से आप एंगल की वैल्यू पुट कर लें, अगर आप थीटा को 30 डिग्री रख लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, बराबर √3/2y आ जाएगा, बराबर इधर कितना आ जाएगा अभी, √3z आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो कितना आएगा अभी, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू √3y इज इक्वल टू 2√3z। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ से अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएंगी, अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 6 आएगा, वाई की चाहिए तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 2√3 आएगा, और अगर मुझे जेड की चाहिए तो ये मल्टीप्लाई होंगे यानी कि √3 आएगा। क्लियर है, ये मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, एक बार हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। हमें बताना है 4z² 4z² इंटू x² प्लस y²। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो ये कितना आएगा, 4 इंटू z² यानी कि √3 का स्क्वायर, इधर x² यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और प्लस में y² यानी कि 2√3 का स्क्वायर 4 3 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया अभी, ये आ गया 12 और गुना में 48, 12 चौक 48 और 9, तो 576, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम चलते हैं ऑप्शन में जिसमें 576 आ गया, वही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए 576 जो है वो किसी का क्यूब तो होता नहीं। ठीक है, तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। ठीक है, इधर स्क्वायर हो सकता है, और स्क्वायर किसका होता है, 24 का। देखते हैं 24 किसमें आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर जो है 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ठीक है, और ये कितना है 12, तो 36 इसी में आएगा अभी। ठीक है, तो ये आ गया 36 माइनस 12 और इसका स्क्वायर। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 576 आ जाएगा, इसका मतलब यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से बताना है कि b/2a जो है ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इधर, देखिए जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं वो सुनिए। देखिए ये हो गया आपका a-b अपॉन, यहाँ से इसमें से और इसमें से √a इंटू √b, ये हमारा कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, √a प्लस √b बच जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 1/√a। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो √a से √a जो है ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है, a-b, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b। ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है √b इंटू √a प्लस √b। ठीक है, और ये जो वैल्यू है किसके बराबर आ गई,
ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर आ गई। ठीक है, अब देखिए जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से इससे तो ये कैंसिल हो गया आपका, इसको इससे भाग करोगे तो रूट ए बाई रूट बी, और ये रूट बी बाई रूट बी ये 1 आ जाएगा, उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ए बाई बी जो है ये आपका 4 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4b। ठीक है, तो अगर आप a की जगह पर 4b पुट कर देते हैं तो b अपॉन 2 इंटू ए की जगह पर 4b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/8। ये हमारा आंसर क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x, ये हमें सिंप्लीफाई करना है यहाँ से। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद तो x की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। देखिए यहाँ पर है 9th रूट, इधर है 6th रूट, इधर है 5th रूट, इधर है क्यूब रूट। ठीक है, और इधर रूट x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें रेस टू दी पावर 9 करना होगा दोनों तरफ। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए जब आप रेस टू दी पावर 9 करेंगे तो इधर ये वाला जो 9th रूट है ये तो हट जाएगा, इधर 510 बचेगा, इधर 2 की पावर 9 हो जाएगा जो कि 512 होता है, ये 510 इधर आकर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, 2 की पावर 9 माइनस में 510 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर क्या होगा, आप 6th रूट करेंगे तो ये हट जाएगा, उधर 2 बचा है, 2 की पावर 6 हो जाएगा, और ये 62 उधर जाकर फिर घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, क्योंकि ये कितना होता है 64 होता है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 5 है तो 2 की पावर 5 होगा, और ये जो 30 है ये इधर आकर फिर से घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, फिर से 2 बचेगा। अब क्या होगा, क्यूब करना है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और माइनस में 7 होगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, रूट एक्स बराबर 1 आ चुका है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें बताना है कि ये जो शेडेड एरिया है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेमी सर्कल है इसके एरिया में से इन तीनों सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा। इसमें ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें 1 दे रखा है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए इधर यहाँ से अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी होगी। तो इसकी जो रेडियस है वो है r। ठीक है, ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, ये भी r, ये भी r हो गया, और ये भी r हो गया। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक ये तो हमें 1 दे रखा है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर कितना दे रखा है, ये 1 दे रखा है। ठीक है, अब ये कितना है अभी, ये भी r है। ठीक है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है, ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3/2 इंटू एच, और एच कितना है, √3/2 इंटू ए, सॉरी। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना है, ये √3r है। तो ये वाली जो लेंथ है ये √3r है। ठीक है, साथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस भी है सेमी सर्कल की, जो कि 2√3 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से इन सभी को ऐड करके यानी कि 1 प्लस √3r प्लस r बराबर 2√3 लिखा जा सकता है। यहाँ से √3 प्लस 1 इंटू आर की जो वैल्यू है ये आपकी 2√3 माइनस 1 के बराबर आ जाएगी। अगर हम यहाँ से r कैलकुलेट करें तो ये 2√3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास जो है r की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें इन सर्कल की रेडियस पता चल चुकी है, ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस हमें पता ही है। तो हमें क्या करना होगा, इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये जो सर्कल है इनका एरिया घटाना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए इधर सेमी सर्कल का जो एरिया है वो क्या होता है, πr²/2, यानी कि पाई आर स्क्वेयर का मतलब है 2√3 का स्क्वेयर यानी कि 12/2 πr²/2। इसमें से हमें क्या घटाना है अभी, इन तीनों का जो एरिया है वो घटाना है, तो इसको हम पहले 3 गुना कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो एरिया है ये क्या है, पाई आर स्क्वेयर यानी कि इसका स्क्वेयर, और इसका जब आप स्क्वेयर करोगे, ठीक है, 3πr² घटाना है ना, तो यहाँ पर 3πr², इसका स्क्वेयर करते हैं, ऊपर वाले का अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो इसका स्क्वेयर 12,
12 और 1 13, और 13 माइनस 4√3, तो यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू आ गई 13 माइनस 4√3, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 4, 4 प्लस 2√3 जो है वो यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इससे अगर हम इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। इनमें से अगर हम कुछ कॉमन निकालें तो 3 पाई जो है वो इनमें से कॉमन आ सकता है। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इधर क्या आएगा हमारा 13 माइनस 4√3 और डिवाइड बाय 4 प्लस 2√3। क्लियर है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट है, इन द गिवन डायग्राम फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसमें हमें जो सर्कल है इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए इधर यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर हमें 90 डिग्री गिवन है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली 5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हमें दे रखा है, ये 3 है, उसके बाद ये 5 है, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली जो है ये 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो है ये 5 है। ठीक है, साथ में हमें ये भी दे रखा है कि ये साइड और ये साइड ये बराबर हैं तीनों, और अगर ये तीनों बराबर हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स से हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जरूर क्या होगा, ये पॉइंट सर्कम सेंटर होगा। क्लियर है, और ये क्या होंगी, ये सर्कम रेडियस होंगी, तभी ये तीनों बराबर हैं आपस में। तो अगर ये बराबर हैं तो ये किसके बराबर होती हैं, ये हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज के बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा। क्लियर है, और ये भी कितना होगा, ये भी 5/2 होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो सर्कल है हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। इस सर्कल के एरिया के लिए हमें इस सर्कल की रेडियस की जरूरत है। अगर हमें इसकी रेडियस मिल जाए तो हम इसका एरिया बता सकते हैं। और ये जो सर्कल है ये इस ट्रायंगल ए एफ बी का इन सर्कल है, और रेडियस ऑफ इन सर्कल जो होती है वो होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर आ जाएगा भी, तीनों साइड हमें पता है इसकी, और इसका एरिया जो है वो एरिया भी आ सकता है हीरोन्स फार्मूला से भी आ सकता है, और कैसे आ सकता है और देख लेते हैं अभी। एक तो तरीका है हीरोन्स फार्मूला, दूसरा तरीका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वर्टेक्स जो है इससे अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी होगा क्योंकि ये टेंजेंट है। ठीक है, इसे बाइसेक्ट करेगा तो ये 2 होगा और ये भी 2 होगा। अब अगर ये 5/2 है और ये 2 है तो पाइथागोरस से हम ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम एफ एम कैलकुलेट करें पाइथागोरस से पहले, तो एफ एम जो है ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4, और माइनस में 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 16 यानी कि 9/4 यानी कि 3/2। तो एफ एम जो है ये हमारे पास 3/2 आ गया। क्लियर है, अब देखिए, अब इसका जो एरिया है, इसका एरिया आप हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल जो है ये किसके बराबर होगी, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, इसके बराबर ही आ जाएगा, और डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर होगा, सभी को ऐड कर लेते हैं अभी। तो 4 ये और 2.5 और 2.5 ये कितना हो गया, 5, 5 और 4 9, 9/2। तो सेमी पैरामीटर जो है वो 9/2 आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ से 4 से ये हमारा 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 3/9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 3 तिया 9, 2 तिया 2/3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास रेडियस आ गई, सॉरी। ठीक है, अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 4/9 पाई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 21x प्लस वाई, और वाई स्क्वेयर की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है x प्लस 21y। ठीक है, और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें अगर, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जो है ये किसके बराबर आ जाएगा भी, 20 हमारा कॉमन आ गया, बाकी x माइनस वाई बच गया।
यहाँ से एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को आप एक्स स्क्र एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई जो है वो 20 के बराबर आ गया। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते तो ऐड करने पर क्या आता, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ जाता, और वो किसके बराबर आता, 22 इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर आ जाता। ठीक है, यहाँ से 22 और एक्स प्लस वाई कितना है, 20 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती, 440 आ जाती। जब आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो आपको कैलकुलेट करना है इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, ये 440 और प्लस में एक 441 आ जाएगा, और रूट 441 जो है ये किसके बराबर होता है, 21 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, दो सर्कल हैं अगर ये एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, ठीक है, अगर कोई दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, देखिए एक की रेडियस जो है वो ये है, दूसरे की जो रेडियस है वो ये है, तो इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये किसके बराबर होगी, दोनों की रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगी। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यही हमारा करेक्ट, इस तरीके से आप इसको हैं। आगे इसमें आपको बताना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, 5-5 सेंटीमीटर, सॉरी 10-10 सेंटीमीटर है। अब इसमें से हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो है वो कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 10 में से जैसे ये हमारा इधर भी 10 होगा, ठीक है, ये इधर भी 10 होगा, अब ये कितना है, 5 और 5 है, ये 5 है, तो यहाँ से और यहाँ तक ये भी कितना होगा, ये भी 5 ही होगा। ठीक है, तो इसको भी हम इधर 5 लिख लेते हैं और इधर भी 5 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको भी इधर 5 और इधर 5 लिख लेते हैं, तो ये इस तरीके से हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो स्क्वायर है इसका जो एरिया है वो क्या होगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 होगा। इसमें से हमें किसका एरिया घटाना है, इसमें से एक तो ये वाली जो ट्राइंगल है, एक तो इसका एरिया, ठीक है, दूसरा ये वाली जो ट्राइंगल है इसका एरिया, और ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल मिलकर एक स्क्वायर ही तो बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर साइड वाला, तो 5 का स्क्वायर, इनका एरिया कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएगा। एक तो हमने ये घटा दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये जो दो क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं, एक तो ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है, और एक ये वाला क्वाड्रेंट, ये दोनों क्वाड्रेंट मिलकर एक सेमी सर्कल बना देंगे जिसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी, तो एक इसका एरिया हमें घटाना है इसमें से। अगर हम इसका एरिया घटाते हैं तो सेमी सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और बटा 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कितना आ जाएगा अभी, 75 माइनस 25/2 पाई, 25 तो कॉमन ही आ गया इसमें से। ठीक है, बाकी क्या बच गया अभी, इधर बच गया 3 माइनस पाई/2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, अगर आप एलसीएम ले लेते हैं 2 तो 25/2, और इधर कितना आ गया 6 माइनस पाई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 25/2 इंटू 6 - पाई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये हमें गिवन है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 84, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 84 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू, इस 4 में से 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2a माइनस 4b और प्लस में 8c। ठीक है, अब यहाँ से अगर क्वेश्चन गिवन है तो यहाँ से आप अगर a का a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो a का कोफिशिएंट है उसको आप डिवाइड कर दो a से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/1 यानी कि ये 2 आ जाएगा। जो b का कोफिशिएंट है इसे आप डिवाइड कर दो b स्क्वायर के कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू आ जाएगी -4/1 यानी कि -4 आ जाएगी। एट द सेम तरीके से आपको ABC की डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी, अब ये डिटेल में कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी इधर देखिए, तो यहाँ से अगर हम इसे सोल्व करते हैं, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ AB माइनस BC प्लस C। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो a इंटू बी करेंगे तो माइनस में 8 आएगा, फिर b इंटू सी करेंगे तो प्लस में 32 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और फिर सी इंटू ए करेंगे तो प्लस में 16 आएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, √40 आ गया। और √40 जो है वो कितना होता है, ये 2 √10 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे डिटेल में करते हैं तब ये किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इधर, अगर आप इसे डिटेल में करेंगे तब ये कैसे होगा वो सुनिए। मेन यही है कि ए बी और सी की जो वैल्यूज हैं वो कैसे आई हैं, क्योंकि उसके बाद का जो है वो तो सारा सेम ही रहेगा। तो मेन बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि ए बी सी की वैल्यू कैसे आएंगी। ठीक है, सेकंड मेथड अगर हम देखें इसका, तो ये हमारे पास वैल्यू है a² + b² + c² प्लस में 84। और वो जो उधर वैल्यूज हैं वो भी इधर आकर सब्ट्रैक्ट ही होंगी। तो वो जो 4 मल्टीप्लाई होगा, 4a इधर आकर माइनस का 4a हो जाएगा, -8 भी इधर आकर प्लस का 8 भी हो जाएगा, और प्लस में 16c इधर आकर माइनस में 16c हो जाएगा, और बराबर में 0। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a² - 4a। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 4a है, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये 2 इंटू a इंटू 2 आ जाएगा। तो जब आप इसे 2ab से कंपेयर करोगे, 2ab से, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू दिख जाएगी, क्या आएगी, 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर a² - 2ab और प्लस में b² यानी कि 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये 4 कहाँ से आया, ये 4 इसमें से लिया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें से 80 बच गया, प्लस बाकी क्या है, b² प्लस में 8b, और प्लस में यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये 16 भी इसमें से ही आया है। फिर प्लस में क्या बच गया अभी, c² और माइनस में 16c, और प्लस में कितना बच गया, 4, 4 का सॉरी 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, बराबर 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये b+4 का होल स्क्वायर है, और प्लस में आगे क्या लिखा हुआ है, c - 8 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और बराबर में 0। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू जो है वो 2 मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों का सम 0 हो जाए, तो इन तीनों का सम 0 कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ये वैल्यू 0 हो जाए, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ से 2 आ गया, b की वैल्यू जो है वो -4 आ गई, और c की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो डिटेल्ड मेथड ये है, बाकी मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ए बी और सी का जो एवरेज है, ए बी और सी का जो औसत है, ये 65। इसके बाद ए और बी का जो औसत है ये हमें गिवन है 63.5। इसके बाद ए और सी का जो औसत है ये हमें गिवन है 67.5। आपको बताना है कि ए का वेट कितना है। तो ए का वेट जो हमें यहाँ पर 65 गिवन है, इन सभी का औसत, वही हमने इसका वेट मान लिया। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कितना कम या ज़्यादा हो सकता है, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। इससे ये वाला कितना कम, -1.5 कम। ये वाला अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है। तो अगर हम देखें इधर है 2.5 ज़्यादा और इधर है 1.5 कम, ओवरऑल इफेक्ट कितना हो गया, एक का इंक्रीमेंट हो गया। और यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो 1 गुना 2, 2 का इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा बस। तो कितना आंसर आ जाएगा, 67, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 450 एम्प्लॉइज, 450 एम्प्लॉइज हैं। आपको बताना है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द रिप्रेजेंटिंग डिपार्टमेंट ई। ई का आपको सेंट्रल एंगल बताना है। ठीक है, तो ई जो है वो कहाँ पर है, ए बी सी और डी। ई बी यानी कि ई यानी कि 20%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए अगर 100% की जो वैल्यू है, अगर वो 360 डिग्री है, आपको 20 की वैल्यू बतानी है यानी कि 5 से भाग करना है, तो इसको 5 से भाग कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the given bar graph represents the number of boys and girls in 5 different schools. Read the graph and answer the question that follows. What is the ratio of the number of girls from school A, B and C taken together to the boys from all the schools taken together? A, B और C में लड़कियां कितनी हैं? A, B और C में देखते हैं। देखिए A में लड़कियां हैं 500। ठीक है, B में A, B और C में देखना है। तो B में लड़कियां कितनी हैं, 550, और C में लड़कियां कितनी हैं, 650। ठीक है,
तो 500, 550 और 650, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा टोटल, 500 और 500, 1000, 1000 और 700, 1700 बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1700। इसकी हमें रेशो कैलकुलेट करनी है किसके साथ, टू द बॉयज फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टेकन टुगेदर, सभी स्कूल्स में टोटल जो बॉयज, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखिए, अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा, तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 7 32, 33। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 3300 हो गया। यहाँ से अगर हम रेशो कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 17:33, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the given histogram shows the frequency distribution of the speeds of the cars passing through a particular spot on a highway. The number of cars with speed in the interval 60 to 70 km per hour is what percentage less than the number of cars with speed in the interval 70 to 80 km per hour. जो 60 और 70 के बीच में है, 60 और 70 के बीच में कितनी है भी, 85 कार है, और जो 70 और 80 के बीच में है वो कितनी है, 90। तो आपको बताना है कि जो 60 और 70 के बीच में है वो 70 और 80 के बीच में जितनी है उनसे कितने परसेंट कम है, ये आपको बताना है। यानी कि आपको बस ये बताना है कि ये जो 85 है 90 से कितने परसेंट कम है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 5 से 17 और 5 से 18, ठीक है, तो ये इससे कितना कम है, ये 1 कम है, और बटे 18 और गुना में 100। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 2 से ये 9 आ गया, 2 से ये 50 आ गया, तो 50/9। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 9 पंजे 45, कितना बच गया, 5 50, इधर 9 पंजे 45, तो लगभग 5.6 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 5.6% मान लेते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। इस ट्राइंगल में BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, E इज ए पॉइंट ऑन BC, E जो है वो BC पर कोई पॉइंट है, यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, E इज ए पॉइंट ऑन BC, देन सच दैट एंगल BEA, ये जो एंगल है ये एंगल हमें गिवन है x डिग्री। ठीक है, इफ EAC ये वाला जो एंगल है ये हमें गिवन है 46। ठीक है, EBD ये वाला जो एंगल है ये हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर कितना है, 90 है, यहाँ पर कितना है, 60 है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 30 होगा। ठीक है, अब ये 30 है, ये 46 है, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितना आ जाएगा, 46 और प्लस में 30, यानी कि 76 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट है, what is the least number of soldiers that can be drawn up in groups of 10 12 15, 10 12 15 18 and 20 and also in the form of a equivalent. यहाँ से अगर हम इनका LCM कैलकुलेट करें तो इनका जो LCM आएगा वो कितना आएगा, इनका LCM हमारा आ जाएगा 180 से हो रहा है। ठीक है, तो इनका LCM जो है वो 180 आता है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए। तो अब इससे मतलब आंसर जो है ये जो 180 है, ये 180 तो परफेक्ट 180 का मल्टीपल जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है वो एक ही है, इसमें कौन सा है, 900। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 900। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक वेसल है जिसमें 2 लिक्विड है A और B, ये 5:3 में है, 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया,
10 लीटर मिक्सचर जो है वो निकाला गया, जिसके बाद ये रेशो जो है 5:3 ही रहेगी, और इसे रिप्लेस कर दिया गया 10 लीटर लिक्विड बी से। ठीक है, इसके बाद इसमें जो रेशियो है वो 10 और 11 हो जाती है। ठीक है, देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने बी से रिप्लेस किया है तो फिर ए जो है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर 5 5 ही, लेकिन यहाँ पर 10 है, तो इसको सेम करने के लिए मैं इसको 2 गुना कर रहा हूँ। यहाँ पर 10 हो गया, इधर 6 हो गया। अब ये सेम है, इधर भी आप कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि शुरुआत में टोटल जो मिक्सचर था वो कितना था। तो देखिए यहाँ पर 6 से 11 यानी कि 5 का इंक्रीमेंट, वैसे 10 का। तो 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। और अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 21 की वैल्यू कितनी होगी, 42 होगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 42 लीटर। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 2 है, भाई 5 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 2 और 21 की वैल्यू 42। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट है, 9 अंकों की एक संख्या है 785x3678y, और ये कंप्लीटली डिवाइड होती है 72 से, और 72 से होने का मतलब है कि 8 से भी होती है और 9 से भी होती है। ठीक है, आपको ये सब कैलकुलेट करना है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर 8 और 9 से होती है, तो अगर 8 से होती है तो लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो भी डिवाइड होगा 8 से। अब 8 नंबर 72, 6 बच गया, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, 8 6 64 कभी हो सकता है। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू तो मिल गई 4। तो अब ये कितना है, 785x3678 ये हमारे पास वैल्यू है। अब जब आप इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, अब 8 से हमने चेक कर लिया, अब 9 से चेक कर लेते हैं। तो 9 से चेक करें, 3 और 6 9, ये हो गया अभी। 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, ये भी हो गया अभी। 9 से 27 भी हो गया। 8 4 12, 12 में 1 और 2 को फिर से जोड़ोगे तो 3, 3 और 1 x 6, तो तभी होगा। तो x और y दोनों की वैल्यूज आपको मिल चुकी है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि x प्लस वाई जो है वो कितना होगा। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है, तो 6 और 4 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट है, ए बी और सी इन्होंने मिलकर एक व्यापार करना आरंभ किया, और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की, ए ने 4 रुपए लगाए मान लेते हैं, बी ने जो है, बी ने 2 रुपए लगाए, ठीक है, और सी ने जो है वो 9 रुपए लगाए। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, यानी कि हर 3 महीने के बाद ए ने अपनी कैपिटल को आधा कर दिया, यानी कि ये पैसा 3 महीने तक यूज हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर इसने आधा कर दिया तो ये 2 रह गया, फिर ये अगले 3 महीने के लिए यूज़ हुआ। ठीक है, फिर इसने आधा कर दिया यानी कि 1 रह गया, ये अगले 3 महीने के लिए यूज़ हुआ, और फिर इसने आधा कर दिया यानी कि 1/2 रह गया, और ये फिर अगले 3 महीने के लिए यूज़ हुआ। क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू है। इसके बाद अब अगर हम बी की बात करें तो बी ने क्या किया, अभी टोटल जो टाइम है वो हमें 1 साल ही गिवन है। अब बी ने हर 3 महीने के बाद डबल कर दिया, तो ये 3 महीने तक यूज़ हुआ, फिर इसने डबल कर दिया तो 4 हो गया, फिर ये अगले 3 महीने के लिए यूज़ हुआ, फिर डबल कर दिया तो 8 हो गया, ये अगले 3 महीने के लिए यूज़ हुआ, फिर डबल कर दिया तो 16, और ये अगले 3 महीने के लिए यूज़ हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा बी का। सी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो इसका पैसा पूरे 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये सब हुआ है यहाँ पर। अब आपको बताना है कि अगर ए का प्रॉफिट 24,000 का है तो आपको बताना है टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसे जब आप सोल्व करेंगे, ये सारी वैल्यू 3 से भाग हो जाती हैं, तो इन सबको लपेट दो 3 से। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 1 1 1 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 4 ही आएगा, तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 1 7.5। ठीक है, यानी कि 15/2 तो आ गया यहाँ से। इसके बाद 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 16 40 आ गया। ठीक है, इसके बाद 9 चौक 36 जो है वो यहाँ से आ गया, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई 15। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 80 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ गया 72। क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया 4 और 2 6 और 1 7 और 1/2, 7 से ही 1/2 यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15/2 तो यहाँ से आ गया। इसके बाद 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 16, 14 और 16 तो 30 ही बनेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आ गई ये 30 आएगी। ठीक है, रेशो और 9 चौक 36 आएगी। यहाँ से कितना आ गया, 2 गुना अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 60 आ गया हमारा। ठीक है, इधर कितना आ गया, इधर 72 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 3 पंजे 15, 3 से ये 20 आ गया, और 3 से ये 24 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें गिवन है कि ए का जो प्रॉफिट है वो 24,000 है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 24 है, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, इन सबको ऐड करेंगे तो 49 की बतानी है। तो यहाँ से 24,000 बटे 5 और गुना में 49। ठीक है,
ये हमें सोल्व करना है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो सोल्व कर लेते हैं। देखिए इधर अगर हम डिजिटल सम से देखें तो ये नीचे 5 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर 4 दूनी 8 यहाँ से आ गया, और 4 और 2 6। तो 8 6 48, 48 से 8 और 4 12, 12 से 2 और 1 3। 3 डिजिटल सम आना चाहिए। तो किस में 3 डिजिटल सम है वो देख लेते हैं। इसमें 5 है तो ये तो हट गया अभी। इसमें 5 और 2 7 और दोनों, इसमें 6 है ये भी हट गया। इसमें 5 और 3 7 और 2 9, इसमें 2 है। ठीक है, किसी में भी नहीं है। दोबारा चेक करें एक बार। हमें 49 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ से 5 था तो हमने 2 गुना कर दिया। इधर 9 हट गया अभी, इधर 4 बचा। तो 4 गुना 2 8 आएगा यहाँ से। इधर 4 और 2 6। तो 8 गुना 6 करेंगे, 8 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक है, और 48 में 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 में 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 डिजिटल सम जो है वो आना चाहिए। और 3 डिजिटल सम किसका है? इधर 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, हाँ इसका है अभी 3। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 4 12, इसका 3 है। ठीक है, इसका 6 और 1 7 और दोनों, इसका नहीं है तो ये हट गया। इधर 3 और 2 5, ये भी हट गया। इधर 6 और 5 11, 11 और 4 15, इसका भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें बताना है कि y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए इधर जब आप इसे सोल्व करोगे तो 4 तो यहाँ पर है। इसके बाद ये क्या है? ये है कॉट स्क्वायर 57, और कोसिकेंट स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 57 तो 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये 1 ही आ गया। तो इसको हम हटा ही देते हैं। कोस 90 0 ही होता है, माइनस में y, और ये इनका सम 90 है तो ये 1 हो जाएगा। बराबर किसके आ गया? y/2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस y/2, यानी कि 3y/2 जो है ये हमारा 4 के बराबर आ गया। और यहाँ से जो y की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? 8/3 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट है। ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस r देयर स्टैंड्स अ फ्लैग ऑफ हाइट h। देखिए ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस r। ठीक है, r त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद के शीर्ष पर h ऊंचाई वाला एक झंडा लगा हुआ है। तो ये मान लेते हैं भी। ठीक है, और इसके ऊपर जो है h ऊंचाई का एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, एक मिनट दोबारा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग इज 30 डिग्री। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें कितना गिवन है? वो हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस d टुवर्ड्स द डोम व्हेन द फ्लैग इज जस्ट विजिबल देन द एलिवेशन इज 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये कोई फ्लैग है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो h है। और आपको क्या बताना है? रेशियो ऑफ h टू r, ये जो डिस्टेंस है ये d है। ठीक है, h और r की जो रेशियो है ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे होगा? देखिएगा यहाँ पर अगर हम यहाँ से और यहाँ तक देखें तो ये क्या है? ये रेडियस है। यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो ये क्या है? ये भी रेडियस है। ठीक है, ये क्या है? 90 डिग्री। ये 45 है। ये भी कितना होगा? ये भी 45 ही होगा। ठीक है, अगर ये 45 और ये 45 तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये h प्लस आर है तो ये भी h प्लस आर होगा। ये r और ये r तो ये h तो ये भी h होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा? ये भी h हो जाएगा। ठीक है, ये r होगा। इसके बाद और अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें। ठीक है,
तो इसमें ये क्या है, ये टेंजेंट है, तो ये इस पर रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होगी, ये भी आर है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 45 होगा। अगर ये 45 है तो इसके सामने अगर ये आर है तो इसके सामने ये भी क्या होगा, ये भी आर होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये 90 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये आर है तो ये 45 और ये भी 45। ठीक है, तो इसके सामने ये भी क्या होगा, ये भी आर होगा। इसका मतलब देखिए, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनी है, कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल एफ ए पी। ये वाली जो ट्रायंगल है, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसमें अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें एफ ए बी में, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं इसका स्क्वायर यानी कि 2r का बराबर किसके होगा, इसका स्क्वायर यानी कि एच प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि एच प्लस आर का स्क्वायर, तो इसी का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से 2r जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू एच प्लस आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, एच अपॉन आर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस रूट 2r को हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो रूट 2 माइनस 1 इंटू आर बराबर एच आ गया, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एच बाय आर कैलकुलेट करना है, तो ये किसके बराबर आ गया, रूट 2 माइनस 1 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ए कॉन इज 60 सेंटीमीटर, अ स्मॉल कॉन इज कट ऑफ एट इट्स टॉप। देखिए, ये हमारे पास एक कॉन है और इसकी जो हाइट है ये हमें गिवन है, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। क्लियर, और इसके टॉप पर एक कॉन जो है उसे कट किया गया। ठीक है, अब ये जो कॉन है इसकी जो वॉल्यूम है वो 1/64 है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कॉन। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द बेस एट विच द सेक्शन इज मेड। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसे कट किया गया था, यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या है, ये हाइट आपको बताना है। तो अगर आपको इसकी हाइट मिल जाए तो आप टोटल 60 में से इसको घटा देना, इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। सुनिए कैसे। देखिए, वॉल्यूम की अगर हम रेशियो देखें तो अगर उसकी वॉल्यूम 64 है तो इसकी 1 है बाई 64। अगर हम हाइट की रेशियो देखें तो हाइट की जो रेशियो होगी वो वॉल्यूम की रेशियो के क्यूब रूट के बराबर होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर इसका क्यूब रूट करेंगे, इधर हम इसका क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, इसका क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा, इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये जो 4 है इसकी वैल्यू हमें 60 दे रखी है यानी कि 15 गुना। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी कितना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। तो अगर हम 60 में से 15 को घटा दें तो कितना रह जाएगा, 45 सेंटीमीटर या 45 मीटर जो भी हमें दे रखा है वो हमारा आंसर है। क्लियर है, तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट जो है ये कितनी आ चुकी है, ये 45 सेंटीमीटर। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, इन एन एग्जाम 50% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना लें, ठीक है, तीनों का, तो यहाँ पर मान लेते हैं मैथ है, यहाँ पर मान लेते हैं इंग्लिश है, यहाँ पर मान लेते हैं हिंदी है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है। अब अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले जो तीनों में है, तीनों में कितना है, 10% ऑफ द स्टूडेंट पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो 10% जो है वो यहाँ पर है। इसके बाद अगर हम मैथ और इंग्लिश के देखें तो या ये हमने कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 25% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन मैथ एंड हिंदी। मैथ और हिंदी में टोटल जो है वो कितने हैं, 25% है, जिसमें तो 10 तो आ चुके हैं, तो यहाँ पर 15 रह गए। इसके बाद ये भी हो गया। अभी 20% पास इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में कितने हैं, 20 है, तो 10 आ गए, तो 10 रह गए। ठीक है, इसके बाद 15% जो है वो किस में है, मैथ और इंग्लिश में। मैथ और इंग्लिश में 15 है, 10 आ चुके हैं, तो 5 रह गए, तो ये भी आ गए। इसके बाद 40% जो है वो पास इन हिंदी। हिंदी में 40 है, तो यहाँ पर हिंदी में कितने हैं, 15 और 10, 25 और 10 35, तो कितने रह गए, 5 रह गए। इसके बाद 55% इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने हैं, 55, जिसमें से कितने आ चुके हैं, 25 आ चुके हैं, तो कितने रह गए, 30 रह गए। एंड देन 50% इन मैथ। 50% जो है वो मैथ में है, जिसमें से कितने आ चुके हैं, 15 और 5 20 और 10 30 आ चुके हैं, यानी कि 20 यहाँ पर रह गए। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। जो तीनों में फेल हुए हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं कितने। ठीक है, तो कैसे करना है, देखिए
सबसे पहले हम देख लेते हैं ये टोटल कितने हैं, ठीक है। इसमें मैथ वाले कितने हैं, मैथ वाले 50 हैं तो 50 तो यही हो गए। उसके बाद 50 में ये 45 और जोड़ दो तो कितने हो गए, 95। तो अगर हम 100 में से 95 सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी कितने रह गए, 5% ऐसे हैं जो कि तीनों में फेल है, तो ये हमारा आंसर आता है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रेज टू दी पावर 9 रेज टू दी पावर 9 1 बाई 11, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100 बाई 11 लिख सकते हैं, ठीक है। रेशो 2 रेज टू दी पावर, ये 100 बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की रेशो जो है ये हमें सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व होगी देखिए, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 200/11, और इधर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 100/9, ठीक है। अगर हम इससे भाग करेंगे तो ये वैल्यू इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 200/11 और माइनस में 100/9, और इधर क्या रह जाएगा, इधर सिर्फ एक रह जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर ये 1800 माइनस 1100 1700 700 आ जाएगा, ठीक है। 700/99, और रेशो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 2 रेज टू दी पावर 99 से कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 7/99 और रेशो 1। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो आज की सेवा समाप्त करते हैं भी इसी के साथ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।